नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है अमित जाधव जी ने, अलीबाग, मुंबई से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज हमारे पास अलीबाग, महाराष्ट्र से अमित जाधव की भेजी हुई एक चिट्ठी है। अच्छा। ये कोई रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल कहानी है जो आज से करीब 30 साल पहले घटी थी। 30 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, और ये कहानी उनकी आंटी माधुरी जाधव के साथ हुए एक वाकये के बारे में है, जो आज भी उनके जहन में बिल्कुल ताजा है। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियां परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और हर बार थोड़ा बहुत बदल भी जाती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक अनुभव एक पारिवारिक कहानी बन जाता है और समय के साथ उसके मायने कैसे बदलते हैं। ये पत्र सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये इस बात की भी पड़ताल है कि एक खौफनाक याददाश्त 30 साल तक बिना धुंधलाए कैसे जिंदा रह सकती है, खासकर तब जब उस घटना का कोई दूसरा गवाह भी ना हो। एग्जैक्टली। तो चलिए उस दौर में वापस चलते हैं। जैसा अमित ने अपनी चिट्ठी में बताया है, बात है 1993 की। 1993। माधुरी जाधव अलीबाग के एक बहुत अमीर परिवार के घर में नौकरानी का काम करती थी। उस घर में 10 से 12 नौकरों का एक बड़ा स्टाफ था और मालिकों ने उन सब के रहने के लिए बंगले से करीब 2 किलोमीटर दूर अलग से क्वार्टर बनवाए हुए थे। 2 किलोमीटर, ये दूरी अपने आप में किरदार बन जाती है इस कहानी। अब कैसे? दिन में शायद ये कुछ भी न लगे, लेकिन 1993 की रात में एक अकेली औरत के लिए ये फासला बहुत ज्यादा है। एक तरह का आइसोलेशन है बंगले की दुनिया और क्वार्टर की दुनिया के बीच। हाँ, और शायद इसीलिए एक रूटीन बना हुआ था। माधुरी रोज रात करीब 11:30 बजे तक अपना काम खत्म करके बाकी नौकरों के साथ ही क्वार्टर के लिए निकलती थी, एक ग्रुप में, एक तय समय पर, ताकि सुरक्षा रहे। हाँ, चिट्ठी में उस रास्ते का जिक्र भी बहुत विस्तार से किया गया है। वो एक धुंधली रोशनी वाली उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क थी जो खेतों और घने पेड़ों के बीच से गुजरती थी। और ये माहौल, ये सेटिंग बहुत जरूरी है। अमित ने इसका जिक्र क्यों किया? क्योंकि ये डर की बुनियाद तैयार करता है। मतलब जब हम सुनते हैं सुनसान रास्ता, घने पेड़, रात का अंधेरा, तो हमारा दिमाग अपने आप ही अलर्ट हो जाता है। साइकोलॉजी में हम इसे प्राइमिंग कहते हैं। कहानी सुनाने वाला आपको आने वाले खतरे के लिए सबकॉन्शियसली तैयार कर रहा है। और शायद यही वजह है कि रूटीन इतना जरूरी था। जब तक सब साथ थे, तय समय पर थे, तब तक वो रास्ता सिर्फ एक रास्ता था। पर जिस दिन ये रूटीन टूटा, उस दिन वो रास्ता एक खतरा बन गया। रूटीन हमें सुरक्षा का एहसास देता है, एक कंट्रोल का एहसास। और उस रात माधुरी का रूटीन बहुत बुरी तरह टूटा। उस रात घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे और इस वजह से काम बहुत देर तक खिंच गया। जब तक माधुरी बंगले से बाहर निकली, रात के 2 बज चुके थे। रात के 2 बजे? और सारे नौकर जा चुके होंगे तब तक? हाँ, वो उस बड़े से बंगले के बाहर बिल्कुल अकेली थी। 2 बजे का वक्त, वो भी उस जमाने में जब सड़कें आज की तरह रोशन और बिजी नहीं होती थी। बिल्कुल। और चिट्ठी में आगे एक बहुत ही दमदार डिटेल है, खामोशी के बारे में। अच्छा। अमित लिखते हैं कि उनकी आंटी बताती हैं कि सड़क पर एक अजीब, अनर्थली खामोशी थी। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, यहाँ तक कि झींगुरों या कीड़ों की भी कोई आवाज नहीं थी। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। ये एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। प्रकृति में पूरी खामोशी, एब्सोल्यूट साइलेंस, लगभग नामुमकिन है। हमेशा हवा की, पत्तों की कोई ना कोई परत होती है आवाज के। तो फिर जब ये सब बंद हो जाता है, तो हमारा दिमाग इसे एक खतरे के संकेत की तरह लेता है। जानवरों की दुनिया में भी जब कोई शिकारी पास होता है, तो जंगल एकदम खामोश हो जाता है। ये वही प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो हमें बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और इसी खामोशी के बीच जब वो लगभग आधा रास्ता तय कर चुकी थी, उन्होंने अचानक देखा कि सड़क पर ठीक उनके सामने एक आदमी खड़ा है। सिर्फ खड़ा है, कोई हरकत नहीं। कोई हरकत नहीं, बस खड़ा है। देखिए, यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। एक आदमी खड़ा है, ये अपने आप में डरावना है, लेकिन अभी भी रैशनल दुनिया के दायरे में है। हो सकता है कोई राहगीर हो, शराबी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इसे सामान्य डर से कहीं आगे ले जाता है।
इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती या मुड़कर भागने का फैसला करती, उन्हें गहरी मर्दाना आवाज में कुछ अस्पष्ट शब्द सुनाई दिए। इनडिस्टिंक्ट वर्ड्स। अस्पष्ट शब्द। ये डिटेल इस कहानी का दिल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई धमकी होती, जैसे चुपचाप आगे बढ़ जाओ, तो दिमाग उसे एक थ्रेट की तरह प्रोसेस कर लेता। वो एक जाना पहचाना खतरा होता। लेकिन कुछ ऐसा सुनना जिसे आप समझ ही ना सकें, वो ज्यादा खौफनाक होता है। Fear of the unknown। Exactly। आपका दिमाग उन खाली जगहों को अपनी सबसे बुरी कल्पनाओं से भरने लगता है। वो आवाज इंसान की थी भी या नहीं? वो क्या चाहता था? ये सवाल उस डर को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। और चिट्ठी में माधुरी के शारीरिक रिएक्शन का भी जिक्र है। पैर सुन्न हो गए, सांस गले में ही अटक गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ पलों के लिए वहीं जमसी गई। फ्रीज रिएक्शन। न हिल पा रही थी, न चीख पा रही थी। A complete state of shock। इसे हम फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। लड़ो, भागो या सुन पड़ जाओ। और माधुरी का रिएक्शन फ्रीज था। ये अक्सर तब होता है जब खतरा बहुत अप्रत्याशित और एकदम करीब हो। दिमाग को समझ ही नहीं आता कि क्या करे। हाँ, तो वो शरीर को एक तरह से शट डाउन कर देता है। अमित का इन छोटी छोटी बातों को याद रखना, जैसे पैर सुन हो गए, ये दिखाता है कि ये कहानी उनके परिवार में कितनी डिटेल में सुनाई गई है। कुछ पल वो पत्थर की तरह खड़ी रही, फिर अचानक जैसे उनके अंदर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागा। एड्रेनलिन रश। माधुरी पीछे मुड़ी और मदद के लिए चिल्लाते हुए बंगले की तरफ पागलों की तरह भागी। उन्होंने बंगले का पिछला दरवाजा तब तक पीटा जब तक कि चौकीदार ने खोला नहीं। तो फ्रीज रिस्पॉन्स फ्लाइट में बदल गया। लेकिन वो बंगले की तरफ क्यों भागी? क्वार्टर्स शायद ज्यादा पास होता। ये एक अच्छा सवाल है। शायद इसलिए क्योंकि बंगला एक जानी पहचानी सुरक्षित जगह थी, जहां अथॉरिटी थी, मालिक थे। वो शायद अंधेरे की तरफ वापस नहीं भागना चाहती थी। ये बिल्कुल मुमकिन है। डर में हम हमेशा सबसे लॉजिकल फैसला नहीं लेते, हम सबसे सुरक्षित महसूस होने वाला फैसला लेते हैं। चिट्ठी में लिखा है कि वो बुरी तरह कांप रही थी। उन्होंने चौकीदार को जो हुआ वो बताया। और चौकीदार ने क्या किया? उसने फौरन एक लड़के को साइकिल पर माधुरी के चचेरे भाई रमेश जाधव को बुलाने भेजा। कुछ ही देर में रमेश एक और वर्कर के साथ टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। माधुरी ने तब तक थोड़ी हिम्मत जुटाई थी और जब उन्होंने वापस उस सड़क की ओर देखा तो वो आदमी गायब था। गायब? मतलब चला गया था या सचमुच गायब? अमित की चिट्ठी के मुताबिक सचमुच गायब। रमेश और दूसरा वर्कर टॉर्च लेकर उस जगह तक गए जहां माधुरी ने इशारा किया था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। और ये है कहानी का सबसे चिलिंग हिस्सा। ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क होने के बावजूद वहां पैरों का एक भी निशान नहीं था। पैरों के निशान नहीं थे। एक भी नहीं। आसपास के खेतों में कोई हलचल नहीं। ऐसा कोई भी संकेत नहीं कि वहां कभी कोई था भी। It was as if he vanished into thin air। यही वो एक डिटेल है, पैरों के निशान का ना होना, जो इस कहानी को एक डरावनी शरारत से एक अलौकिक, एक पैरानॉर्मल अनुभव में बदल देती है। हाँ। यही वो सबूत है जो माधुरी के मन में इस बात को हमेशा के लिए पक्का कर देता है कि उन्होंने जो देखा वो कोई आम इंसान नहीं था। इस एक डिटेल ने कहानी को 30 साल तक जिंदा रखा है। इसके बाद रमेश और बाकी लोग माधुरी को सुरक्षित उनके क्वार्टर तक छोड़ाए। रास्ते भर माधुरी ने एक शब्द भी नहीं कहा। खामोशी में। अमित लिखते हैं कि उस रात के बाद उस रास्ते पर या माधुरी के साथ फिर कभी कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है। ज्यादातर भूतिया कहानियों में घटनाएं बार बार होती हैं, एक पैटर्न होता है, लेकिन ये एक वन टाइम एनकाउंटर था। हाँ, बस एक बार। ऐसा लगा जैसे ये अनुभव सिर्फ और सिर्फ माधुरी के लिए था, और यही बात इसे और रहस्यमयी बनाती है। क्यों सिर्फ उस रात? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, और शायद जवाब की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि माधुरी उस रात को कभी नहीं भूली। आज 30 साल बाद भी जब कभी ये बात उठती है तो वो बहुत ज्यादा बहस नहीं करती। वो क्या कहती हैं? बस धीरे से, अपने आप में पूरे यकीन के साथ एक ही बात कहती है, मुझे पता है मैंने क्या सुना था और मुझे पता है कि वहां कोई खड़ा था। ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि वो अपने अनुभव को लेकर कितनी सर्टेन है। सालों बाद भी उसमें कोई शक नहीं आया। बिल्कुल। उनका ये यकीन बताता है कि उस अनुभव ने उन पर कितना गहरा और स्थायी असर छोड़ा है। वो उस सच्चाई के साथ जी रही हैं, भले ही उसे कोई और साबित नहीं कर सकता। उनकी याददाश्त ही उनका एकमात्र सबूत है। अमित अपनी चिट्ठी के आखिर में एक और बात लिखते हैं।
वो कहते हैं कि उस इलाके के स्थानीय लोग आज भी रात में उस सड़क के हिस्से से गुजरने से बचते हैं। तो जो एक व्यक्तिगत अनुभव था वो अब एक लोकल लेजेंड का हिस्सा बन चुका है। हाँ, और ऐसी ही कहानियां बनती हैं। एक इंसान का गहरा ट्रॉमेटिक अनुभव धीरे धीरे पूरे समुदाय के कलेक्टिव फियर का हिस्सा बन जाता है। अब वो सड़क सिर्फ एक सड़क नहीं है, वो वाली सड़क है जहां कुछ हुआ था। अमित लिखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि कुछ जगहें घटनाओं को याद रखती हैं और कुछ मौजूदगी, कुछ प्रेजेंसेस ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं दिखती। वो सिर्फ गलत वक्त पर गलत रास्ते से गुजरने वालों को ही एक पल के लिए खुद को दिखाती है। माधुरी जाधव की कहानी हमें उस खौफ से रूबरू कराती है जिसका कोई गवाह नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, सिवाय एक इंसान की याददाश्त के। ये चिट्ठी एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर खत्म होती है। चिट्ठी की जो आखिरी पंक्ति है वो इस पूरे अनुभव का सार है। क्या है वो? एंड समटाइम्स बीइंग अनसीन डजंट मीन बीइंग अनरियल। यानी कभी कभी किसी चीज का दिखाई ना देना या उसका कोई सबूत ना मिलना उसके अवास्तविक होने का सबूत नहीं होता। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या सच सिर्फ वही है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं, या फिर कुछ अनुभव सबूतों और तर्कों के दायरे से बाहर होते हैं लेकिन उन्हें महसूस करने वाले के लिए वो उतने ही असली होते हैं जितनी हमारे लिए ये दुनिया। शायद कुछ राज ही रहने के लिए होते हैं। और कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि हमें याद रहे कि जानी पहचानी दुनिया के ठीक बाहर एक अनजानी अनदेखी दुनिया भी मौजूद हो सकती है। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।